हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो फाइन। सो गाइस, जो हमारा टॉपिक चला था वो हमारा टॉपिक चला था पावर शेयरिंग। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं शक्ति का बंटवारा। तो हमने विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में हम हमारा जो टॉपिक है आज का यही है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आज साथ से डिस्कशन होगा। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में अब पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि न्यायपालिका होती क्या है। न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका क्या करती है? हमारे जो अधिकार होते हैं संविधान में, जो हमारे अधिकार दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा करती है। अपराधियों को दंड देने, यानी कि अपराधियों को दंड देने का भी कार्य करती है। आपसी झगड़ों को निपटाने, आपसी जो झगड़े होते हैं लोगों के बीच, उनको निपटाने का कार्य करती है। कमजोर वर्गों को शक्तिशाली लोगों का शिकार बनने से रोकने के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। ठीक है, जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो जो कमजोर वर्ग होते हैं उन पे क्या करते हैं? अपना दबदबा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो वो उन पे अपना प्रभाव ना दिखाएं या फिर उनका शिकार ना हो, इसलिए ही न्यायपालिका का गठन किया गया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि न्यायपालिका क्यों जरूरी है। ठीक है, और उसका गठन क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए भारत की न्यायपालिका अंग्रेजों के काल में निर्धारित हुई थी। यानी कि न्यायपालिका पहले नहीं थी। ठीक है, पहले जो राजा होते थे वही न्याय करते थे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? न्यायपालिका का गठन किया, निर्धारित हुई न्यायपालिका अंग्रेजों के काल में ही। ठीक है, तो शुरू शुरू में न्यायाधीश अंग्रेज ही होते थे। जब अंग्रेजों ने न्यायपालिका निर्धारित की है तो शुरू शुरू में जो न्यायाधीश थे वो कौन होंगे? अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं। जैसे जैसे अदालतों में वृद्धि हुई, यानी कि जैसे जैसे अदालतों में वृद्धि होती गई समय के अनुसार, वैसे वैसे भारतीय भी न्यायिक पदों पर नियुक्त किए जाने लगे। वैसे वैसे जो भारतीय थे, वो हमारे जो भारतीय थे, वो भारत के लोग, उनको भी नियुक्त किया जाने लगा न्यायाधीशों के पदों पर। भारत की न्यायपालिका में उच्च तथा उच्चतम न्यायालय है, यानी कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालय शामिल है। किसमें? भारत की जो न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, और एक होता है जिला न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च, ठीक है, क्या होगा? सर्वोच्च मतलब ऊंचा। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे न्यायालय के गठन, अधिकारों व कार्यों की चर्चा की गई है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 124 से या 124 से 147 है, उसमें क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। उसके जो अधिकार हैं, उसके कार्य जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों व संविधान का संरक्षक होता है। यानी कि जो हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं और संविधान का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? शुरू में उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे। यानी कि स्टार्टिंग में जब न्यायपालिका निर्धारित हुई तो उस टाइम क्या थे? 8 न्यायाधीश थे बस। ठीक है, 8 न्यायाधीश थे। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 11 हो गई। यानी कि पहले के कितने थे? 8 थे, जो एक मुख्य न्यायाधीश था और अन्य 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन जो संख्या है न्यायाधीशों की संख्या 1956 में बढ़ गई, 11 हो गई, और 1960 में आते आते 14 कर दी गई, यानी कि 14 हो गई। ठीक है, 2008 2008 का जो अधिनियम आया था उसके बाद एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश है। यानी कि अब जो है वो 31 है। एक मुख्य है और 30 जो है वो अन्य न्यायाधीश है इस टाइम। न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। यानी कि वो जब भी एक न्यायाधीश बन सकता है जब किसी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। कम से कम 10 वर्ष किसी उच्चतम न्यायालय का वकील रह चुका हो। और एक योग्यता ये भी चाहिए कि 10 साल उसने कम से कम 10 साल उच्चतम न्यायालय में कार्य किया हो, वकील रहा हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि उनकी आयु के 65 वर्ष तक की होती है। 65 साल मतलब 65 वर्ष तक वो रह सकते हैं।
अपने पद पर, परंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो चाहें तो राष्ट्रपति को अपनी इस्तीफा दे सकते हैं समय से पहले। सो गाइज, आज का हमारा डिस्कशन न्यायपालिका पे था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। हम पढ़ रहे थे, उसके हमने कार्यकाल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बाद महाभियोग प्रस्ताव के बारे में। महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को केवल प्रमाणित कदाचार, यानी कि जो महाभियोग के द्वारा ही किसको, न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। प्रमाणित कदाचार का मतलब है दुर्व्यवहार किया कोई उन्होंने, तथा शारीरिक व मानसिक असमर्था, यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से वो असमर्थ है कार्य करने के लिए, आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा, यानी कि असमर्थ के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। क्या होता है महाभियोग प्रस्ताव? यानी कि न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। अनुच्छेद 124 में यह दिया गया है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव यानी कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी कि अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किया जा सकता है किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तब एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार में आपका संवैधानिक मामले, संविधान से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ठीक है, ये आते हैं। विशेष अपील की आज्ञा, यानी कि विशेष अपील कर सकता है वो जो न्यायाधीश होते हैं। सलाहकारी क्षेत्र, यानी कि सलाह देने के क्षेत्र में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्याय, क्या है मौलिक न्यायालय क्या करता है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय अभिलेखों रिकॉर्डों की अदालत, यानी कि क्या इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, किसी भी केस की फाइल है, रिकॉर्ड, उसकी अदालत भी इसको कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जो होते हैं वो क्या रखते हैं? अभिलेख, यानी कि रिकॉर्डों को अदालत में संरक्षित रूप में रखते हैं। ओके गाइस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो पावर शेयरिंग है, और हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, प्रत्येक राज्य या कुछ राज्य समूह पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 गठित है, यानी कि प्रत्येक राज्य में और कुछ राज्य समूहों पर उच्च न्यायालय का गठन करने के लिए बोला गया, अनुच्छेद 214 से 232 में। ठीक है, संविधान में। वर्तमान में देश में 25 यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष है, यानी कि 62। यानी कि अगर उच्च न्यायालय जो होता है उसके न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करना है, ठीक है, वो 62 वर्ष आयु, परंतु वे समय से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यानी कि किसी भी स्थिति में अगर वो चाहें उनको उस पद पर नहीं रहना, तो वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं? अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। अभिलेखिक का मतलब ये है कि रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, रिकॉर्ड रखता है, और इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं, यानी कि अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
किसमें कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालयों के बारे में हमारा डिस्कशन था। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो देखिए हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। टॉपिक वही है पावर शेयरिंग। ठीक है, न्यायपालिका के दोष पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, शायद आज ये लास्ट होगा इस टॉपिक का। न्यायपालिका के दोष। विलम्ब यानी कि देर। न्यायपालिका कोई भी केस है, ठीक है, उसमें एक तो देरी होती है, खर्च। भाई अगर को हमें न्याय चाहिए तो हमें वकील भी करना पड़ेगा, तो काफी सारा खर्च भी है इसमें, जटिल भी है। क्योंकि जो न्याय है वो एकदम से नहीं हो जाता, उसका एक प्रोसेसर होता है, एक प्रक्रिया होती है कि भाई 3 मंथ 6 मंथ, बहुत सारे केसेस हैं जो सालों सालों तक पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं काफी जटिल है। क्योंकि जटिल इसलिए है कि केसों को सुलझाने के लिए, पूरी तरह से सुलझाने के लिए उन्हें काफी जटिलता का सामना करना पड़ता है, के कारण न्याय प्रणाली कष्टकर बन गई है। लेकिन क्या कहते हैं, न्याय प्रणाली को अच्छा नहीं, बहुत ही कष्टकर मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो पैसा ज्यादा खर्च होता है, ठीक है, केस लड़ो तो जटिलता भी है, बहुत मुश्किल से केस लड़े जाते हैं। कह सकते हैं कि बहुत जो कोई भी केस है, अगर हम उसको लड़ने के लिए गए हैं, हमें वकील भी हायर करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत टाइम भी लगता है, तो जटिल भी है। ठीक है, गरीबों को आसानी से कानूनी सहायता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, गरीबों को जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि जो अमीर होते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो, एक गरीब की तरफ से केस लड़ा जा रहा है और एक अमीर की तरफ से केस लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो अमीर होगा वो पैसे दे के वकीलों को खरीद लेता है, भाई वो ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। गरीबों के पास इतना पैसा होता नहीं है, ठीक है, तो वो केस हार जाते हैं। यही होता है, आसानी से कानूनी सहायता मिल भी नहीं पाती उनको, वो जल्दी से वकील भी अपने हायर नहीं कर पाते अपने लिए। विधानमंडल में कार्यपालिका का काम न्यायपालिका नहीं कर सकती। ठीक है, इसका एक ये भी एक दोष है कि जो विधानमंडल और कार्यपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका नहीं कर सकती, क्योंकि इनका अपना अपना एक क्षेत्र बटा हुआ है कि तुम्हें इस एरिया में काम करना है। जो झगड़ों से मतलब सुलझाने से संबंधित मामले हैं या फिर चोरी से संबंधित मामले हैं, वो कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। ठीक है, ये आज का हमारा जो लास्ट था न्यायपालिका के दोष। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। गाइस, शायद ये टॉपिक जो है हमारा यहीं फिनिश होता है। ओके, अगर इसके बारे में कुछ मतलब कंप्लीट हो चुका होगा तो नेक्स्ट से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पावर शेयरिंग चल रहा है, उसमें न्यायपालिका, विधायक और कार्यपालिका के हम पढ़ चुके हैं बारे में। न्यायपालिका के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, न्यायपालिका में हमने पढ़ लिया है बहुत कुछ, न्यायपालिका के बारे में जाने, न्यायपालिका होती क्या है। ठीक है, और न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। आज हम कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो जरूरी है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं और न्यायिक सक्रियता किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। यानी कि संविधान के बारे में जानना या उसकी व्याख्या करना क्या है, न्यायिक समीक्षा कहलाता है। इसी को न्यायिक पूर्णावलोकन भी कहते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक पूर्णावलोकन भी कहते हैं। पूर्णावलोकन का अर्थ होता है फिर से देखना, यानी कि व्याख्या को, संविधान की व्याख्या की तो दोबारा से उसको रिव्यू करना। न्यायिक समीक्षा का महत्व पढ़ लेते हैं। लिखित संविधान के लिए न्यायिक समीक्षा अनिवार्य है। भाई अगर कोई लिखित संविधान है किसी भी देश का, तो न्यायिक समीक्षा उसके लिए जरूरी हो जाती है। ठीक है, उसका रिव्यू करना कि संविधान में क्या क्या है। संविधान में केंद्र व राज्य को सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चला केंद्र व राज्य की सीमित शक्तियां? किससे पता चला? न्यायिक समीक्षा जब की हमने, संविधान की व्याख्या उसके बारे में जब पढ़ा तब पता चला हमें। संविधान की व्याख्या का कार्य न्यायालय ही अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है, यानी कि संविधान के बारे में जो जान सकता है, जानने का अच्छी तरीके से क्या है, न्यायालय ही कर सकता है।
नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की जरूरत होती है। न्यायिक समीक्षा की जरूरत होती है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा के लिए। ठीक है, ये है न्यायिक समीक्षा। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा न्यायिक सक्रियता के बारे में। न्याय सक्रियता होती क्या है? न्यायपालिका सदस्यों वे प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान व अन्य कानूनों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को कह सकती है। भाई क्या न्यायपालिका, जो न्यायपालिका के विधायक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो अगर अपना काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं, सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? न्यायिक सक्रियता में ये कहा गया है कि जो संविधान में अन्य कानूनों के तहत, यानी कि संविधान के तहत और अन्य कानून जितने भी हैं उनके तहत न्याय सक्रियता ये कहती है कि अगर वो अपने कार्यों का या कर्तव्यों को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर कार्यवाही को मतलब कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, उनको उनका काम करने के लिए बोल सकती है कि भाई तुम्हें अपना काम ठीक से करना है। ठीक है, उसको ही न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। इसी कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता का महत्व पढ़ लेते हैं। न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र परंपरा को मजबूत किया है। यानी कि न्यायिक सक्रियता क्या है? लोकतंत्र परंपरा को मजबूत किया है कि भाई अगर प्रशासनिक अधिकारी और विधायक जो हैं वो अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है। तो लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया है इसने। न्यायिक सक्रियता ने आम आदमी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराया है। क्या किया है भाई? सामाजिक सक्रियता ने, यानी कि भाई आम आदमी के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराया। कैसे कराया है? कि भाई न्याय सक्रियता में दिया गया है कि भाई जो विधायक है और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनको बोल सकती है कि भाई तुम टाइम से नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना चाहिए, या फिर उनको निर्वाह करने के लिए आदेश भी दे सकती है, कह भी सकती है। ठीक है, तो ये एक तरह से आम आदमी के लिए तो सामाजिक और आर्थिक तरीके से ठीक ही है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता को अन्यायिक तानाशाही कहना गलत होगा। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक तानाशाही कहना गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यायिक सक्रियता जो है वो किसी अच्छे काम के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसे न्यायिक तानाशाही की अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कहना बहुत गलत होगा। ओके गाइस, थैंक यू।